गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने नेमरासुंडा ए कॉम्पिटिटिव बुक नेमरासुंडा के पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। इस सेशन में हम यूनिट नंबर 2 जो कि ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म्स यानी एग्रीकल्चर की उत्पत्ति और उससे संबंधित जो टर्म है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। क्या दिया है इसमें? तो द लिटरली मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज आर फॉलोज, यानी कि एग्रीकल्चर्स का जो लिटरली मीनिंग्स होता है वो आपका उसके बारे में, और उससे संबंधित जो टर्म होते हैं उसके बारे में, और उनसे जो संबंधित लैंग्वेज हैं इन सभी के बारे में यहाँ नीचे डिस्कस किया जाएगा। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपका लैटिन वर्ड होता है। लैटिन वर्ड एगर, यानी एग्रीकल्चर में एगर आपका लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सॉइल, एंड कल्चरा का मीनिंग होता है कल्टीवेशन, हेंस कल्टीवेशन ऑफ सॉइल दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इज ए ग्रीक वर्ड इन विच एग्रोस मीनिंग फील्ड्स एंड नॉमस मीन्स मैनेज, हेंस मैनेजमेंट ऑफ फील्ड दैट इज कॉल्ड एग्रोनॉमी, यानी कि फील्ड का यानी खेत का प्रबंध करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट टर्म हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज ए लैटिन वर्ड इन विच हर्टस मीनिंग गार्डन्स एंड कल्चरा मीनिंग कल्चर्स आर ग्रोविंग, हेंस ग्रोविंग आर कल्चर ऑफ गार्डन्स दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। फोर्थ टर्म है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इज ए लैटिन ग्रीक वर्ड इन विच कम्बिनेशन ऑफ लैटिन वर्ड्स पोमम एंड मीनिंग फ्रूट्स एंड ग्रीक वर्ड लॉगस मीन्स डिस्कर्स, यानी कि पोमोलॉजी आपका लैटिन ग्रीक वर्ड दोनों होता है, जिसमें पोमम आपका लैटिन वर्ड होता है एंड लॉगस आपका लॉगस क्या होता है? तो लॉगस आपका ग्रीक वर्ड होता है। दोनों के कम्बिनेशन से यह तैयार किया गया है। नेक्स्ट टर्म है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर इज ए लैटिन वर्ड इन विच ओलेरिस मीनिंग पॉट हर्ब एंड इंग्लिश वर्ड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। सिक्स टर्म है आपका फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर इज ए लैटिन वर्ड इन विच फ्लोरिस मीनिंग फ्लावर्स एंड कंसर्न विथ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी कि फ्लोरिकल्चर में फ्लोरिस वर्ड जो होता है वो आपका लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फ्लावर और फ्लावर से संबंधित, यानी फ्लावर और फ्लावर से संबंधित कल्टीवेशन, यानी फ्लावर से संबंधित कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट से संबंधित होता है। नेक्स्ट टर्म है 7th नंबर का टर्म है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज लैटिन वर्ड इन विच एक्स मीनिंग आउट एंड टेंसियन मीनिंग स्ट्रेचिंग, हेंस स्ट्रेचिंग आउट दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। नेक्स्ट टर्म 8 नंबर का टर्म है सॉइल। सॉइल इज ए लैटिन वर्ड, यानी 8वें नंबर का टर्म क्या होता है? तो 8वें नंबर का टर्म होता है आपका सॉइल। सॉइल एक प्रकार का लैटिन वर्ड होता है। सॉइल आपका एक प्रकार का लैटिन वर्ड होता है जिसमें सोलम का मतलब होता है ग्राउंड और फ्लोर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि सोलम का मतलब क्या होता है? तो सोलम का मतलब होता है ग्राउंड या फिर फ्लोर ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट का जो फ्लोर होता है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया। पॉइंट नंबर 9, मानसून एक प्रकार का अरेबिक वर्ड होता है जिसमें मौसम का मतलब होता है चेंज ऑफ सीजन, यानी कि मानसून एक प्रकार का अरेबिक वर्ड होता है जिसमें मौसम का मतलब होता है चेंज ऑफ सीजन, यानी कि सीजन का बदलना। 10वां टर्म है बायोडायनेमिक्स। 10वां टर्म है बायोडायनेमिक्स। बायोडायनेमिक्स आपका ग्रीक वर्ड होता है जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है एनर्जी, हेंस एनर्जी ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड बायोडायनेमिक्स। 11वां टर्म है आपका ट्रक गार्डनिंग। फ्रेंच वर्ड यानी ट्रक गार्डनिंग इज ए, यानी 11th नंबर का पॉइंट है ट्रक गार्डनिंग, जिसमें ट्रक गार्डनिंग एक प्रकार का फ्रेंच वर्ड होता है। फ्रेंच वर्ड ट्रक, यानी ट्रक गार्डनिंग में ट्रक एक प्रकार का फ्रेंच वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टर्कर। टर्कर का मतलब होता है टू बार्टर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का जो एक्सचेंज किया जाता है, फिर गुड्स का जो बंटवारा किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। 12 नंबर का पॉइंट है नेमेटोड। नेमेटोड इज ए ग्रीक वर्ड इन विच नेमा मीन्स थ्रेड एंड टॉयड्स मतलब फॉर्म्स, हेंस फॉर्म्स ऑफ थ्रेड दैट इज कॉल्ड नेमेटोड। 13 नंबर का टर्म है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड इन विच पेडॉन मीनिंग सॉइल और अर्थ, यानी पेडोलॉजी जो होता है एक प्रकार का ग्रीक वर्ड होता है जिसमें पेडॉन का मतलब होता है सॉइल और अर्थ।
14 नंबर का टर्म है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी एक प्रकार का ग्रीक वर्ड होता है इन विच इडेफोस मीनिंग इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड लोकस मीनिंग टू स्टडी आर डिस्कस। यानी कि इडेफोलॉजी एक प्रकार का ग्रीक वर्ड होता है जिसमें इडेफोस का मतलब होता है इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर प्लांट, यानी प्लांट ग्रोथ, यानी प्लांट ग्रोथ के लिए सॉइल को इन्फ्लुएंस करना इडेफोस का मतलब होता है। एंड लोकस का मतलब होता है स्टडी आर डिस्कस। 15 नंबर का टर्म है मार्केट। मार्केट भी आपका लैटिन वर्ड होता है इन विच मार्केटस। मार्केटस का मतलब होता है प्लेस ऑफ ट्रेड और ट्रैफिक, ट्रेड ट्रैफिक और मर्केंडाइज, यानी कि ट्रेड ट्रैफिक या फिर मर्केंडाइज का जो स्थान होता है उसी को हम मार्केट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्म है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन भी आपका एक प्रकार का लैटिन वर्ड होता है इनमें, जिसमें इवोल्यूशन का मतलब होता है अनरोलिंग और रोलिंग आउट। 16वें नंबर का टर्म है यानी 16 नंबर का जो टर्म है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन भी आपका लैटिन वर्ड होता है जिसमें इवोल्यूशियो का मतलब होता है अनरोलिंग और रूलिंग आउट। 17 नंबर का टर्म है एंजाइम। एंजाइम इज ए ग्रीक वर्ड इन विच इन मीनिंग इन एंड जाइम मीनिंग फर्मेंटेड आर लिविंग, यानी कि एंजाइम एक प्रकार का ग्रीक वर्ड होता है जिसमें इन का मतलब होता है अंदर एंड जाइम का मतलब होता है फर्मेंट और लिविंग। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर का टर्म है क्रेडिट। क्रेडिट इज ए लैटिन वर्ड इन विच क्रेडो मीनिंग आई ट्रस्ट यू, यानी कि क्रेडिट एक प्रकार का लैटिन वर्ड होता है जिसमें क्रेडो का मतलब होता है आई ट्रस्ट यू। 19 नंबर का टर्म है लेग्यूम। लेग्यूम भी आपका लैटिन वर्ड होता है जिसमें लेग्यूमेन का मतलब होता है बीन्स, यानी कि लेग्यूम भी एक प्रकार का लैटिन वर्ड होता है जिसमें लेग्यूमेन का मतलब होता है बीन। 20वें नंबर का टर्म है पल्सेस। पल्सेस भी आपका 20वें नंबर का टर्म है पल्सेस। पल्सेस भी आपका लैटिन वर्ड होता है जिसमें पल्सेस का मतलब होता है प्रोटीन रिच इडिबल ग्रेन, यानी प्रोटीन रिच इडिबल ग्रेन्स, यानी प्रोटीन रिच इडिबल ग्रेन्स होता है। नेक्स्ट टर्म इज 21 नंबर का टर्म है सीरियल्स। सीरियल्स आपका रोमन वर्ड होता है। सीरियल्स आपका रोमन वर्ड होता है, इसी को हम लैटिन वर्ड के नाम से जानते हैं इन विच सेरेस का मतलब होता है गार्डनेस ऑफ ग्रेन और एग्रीकल्चर, यानी कि सीरियल्स जो होता है वो एक प्रकार का लैटिन या फिर रोमन वर्ड्स होता है जिसमें सीरीज का मतलब होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन्स आर एग्रीकल्चर, गॉडेस ऑफ ग्रेन्स आर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट 22 नंबर का टर्म है शुगर कैन। शुगर के नीचे संस्कृत वर्ड इन विच शर्करा मीनिंग शुगर, यानी शुगर केन क्या होता है तो शुगर केन एक प्रकार का संस्कृत वर्ड होता है जिसमें शर्करा या फिर शक्करा का मतलब होता है शुगर, यानी शुगर केन एक प्रकार का संस्कृत वर्ड होता है जिसमें शर्करा या फिर शक्करा का मीनिंग होता है शुगर। 23वें नंबर का टर्म है काटन। काटन भी आपका संस्कृत वर्ड है, यानी कि शुगर केन और काटन दोनों ही संस्कृत वर्ड होते हैं जिसमें करपासा का मतलब होता है काटन ट्री, जिसमें करपासा का मतलब होता है काटन ट्री। 24वें नंबर का टर्म है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट भी आपका ग्रीक वर्ड होता है जिसमें एरेकी का मतलब होता है ग्राउंडनट। 24वें नंबर का टर्म है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट भी आपका ग्रीक वर्ड होता है जिसमें अरेकी का मतलब होता है ग्राउंड नट। 25वें नंबर का टर्म है रबी खरीफ एंड जायद। रबी खरीफ एंड जायद, इसके बाद मानसून, ये चारों वर्ड जो होते हैं वो अरेबिक वर्ड से संबंधित होते हैं। 26वें नंबर का टर्म है लैटिन वर्ड, यानी कि सोसाइटी। 26वें नंबर का टर्म है सोसाइटी। सोसाइटी इज लैटिन वर्ड इन विच सोसिएट विच वाज डिराइव्ड फ्रॉम नाउन सोसियस मीनिंग कॉमरेड और फ्रेंडली, यानी सोसाइटी भी एक प्रकार का लैटिन वर्ड होता है, यानी सोसाइटी भी जो होता है वो एक प्रकार का लैटिन वर्ड होता है जो कि सोसाइटस शब्द से मिलकर बना होता है। सोसाइटस का मतलब होता है सोसाइटस विच वाज डिराइव्ड फ्रॉम नाउन सोसियस मीनिंग कॉमरेड फ्रेंडली, यानी सोसियत, यानी सोसाइटस भी आपका सोसियस वर्ड से मिलकर बना होता है, यानी सोसाइटस भी क्या होता है तो सोसियस वर्ड से मिलकर बना होता है जिसका मतलब होता है कॉमरेड या फिर फ्रेंडली। 27वें नंबर का टर्म है वुल्गराइजेशन। वुल्गराइजेशन भी आपका फ्रेंच वर्ड होता है जिसमें वुल्गराइज, यानी कि वुल्गराइजेशन आपका वुल्गराइज फ्रेंच वर्ड से मिलकर बना है, यानी वुल्गराइज फ्रेंच वर्ड से मिलकर बना होता है जिसका मतलब होता है पॉपुलराइज। 28वें नंबर का टर्म है सेल। सेल भी आपका लैटिन वर्ड होता है जो कि सेल्ला से बना होता है जिसका मतलब होता है स्मॉल ग्रुप एक्टिंग एज ए यूनिट विद इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल भी एक प्रकार का लैटिन वर्ड होता है जिसमें
सेला का मतलब होता है ए स्मॉल ग्रुप एक्टिंग एज ए यूनिट विथ इन ए लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। 29वें नंबर का टर्म है इन विवो एंड इन वाइट्रो। ये दोनों जो थे लैटिन वर्ड होता है, यानी इन विवो एंड इन वाइट्रो दोनों ही आपका लैटिन वर्ड होता है, जिसमें इन विवो का मतलब होता है विथ इन द लिविंग एंड इन वाइट्रो का मतलब होता है विथ इन द ग्लास, विथ इन द ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वें नंबर का टर्म है प्लास्टिड। प्लास्टिड भी आपका ग्रीक वर्ड होता है, जिसमें प्लास्टिकास का मतलब होता है फॉर्म्ड आर मोल्डेड, यानी 30वें नंबर का टर्म है प्लास्टिड। प्लास्टिड आपका ग्रीक वर्ड होता है, जिसमें प्लास्टिकास का मतलब होता है फॉर्म्ड आर मोल्डेड। 31वें नंबर का टर्म है इकोलॉजी। इकोलॉजी आपका ग्रीक वर्ड होता है एंड इकोलॉजी जो होता है वो ऑइकोस ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है हाउस और ड्वेलिंग प्लेस एंड लोगस का मतलब होता है डिस्कस और स्टडी। 32वें नंबर का टर्म है इंटमोलॉजी। इंटमोलॉजी आपका इंटमॉन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें इंटमॉन का मतलब होता है इंसेक्ट एंड जिसका इंसेक्ट का भी मतलब होता है कट इनटू सेक्शन एंड लोगोस मीनिंग डिस्कस, हेंस कट इनटू सेक्शन ऑफ इंसेक्ट, दैट इज कॉल्ड इंटमोलॉजी। 33वें नंबर पे आपका आर्थ्रोपोडा आता है। आर्थ्रोपोडा आपका ग्रीक वर्ड होता है, जिसमें आर्थ्रोस का मतलब होता है सेगमेंटेड एंड पोडस का मतलब होता है लेग, यानी कि जिसमें सेगमेंटेड लेग पाया जाता है उसी को हम आर्थ्रोपोडा के नाम से जानते हैं। 34वें नंबर का टर्म है आपका फाइटोपैथोलॉजी। दोनों ही फाइटोपैथोलॉजी भी आपका ग्रीक वर्ड होता है, जिसके लास्ट में वाई लग जाए, लास्ट में वाई लग जाए या फिर जिसके लास्ट में लॉजी लग जाए, ये सभी जो होते हैं वो ग्रीक वर्ड के अंतर्गत आते हैं। एक्सेप्शन कौन सा है, तो एक्सेप्शन में आपका कौन है, तो पोमोलॉजी। पोमोलॉजी आपका पोमम आपका लैटिन वर्ड होता है, लॉजी आपका ग्रीक वर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइटोपैथोलॉजी ग्रीक वर्ड होता है, जिसमें फाइटोन का मतलब होता है प्लांट एंड पैथोज का मतलब होता है एलिमेंट्स एंड लॉगस का मतलब होता है नॉलेज। 35वें नंबर का टर्म है हिनोलॉजी है फंजीसाइड। फंजीसाइड भी आपका लैटिन वर्ड होता है, जिसमें फंगस का मतलब होता है फंजाई एंड सीटो का मतलब होता है टू किल। 36वें नंबर का टर्मिनोलॉजी है आपका मीटोलॉजी। मीटोलॉजी भी आपका ग्रीक वर्ड होता है, जिसमें मीटोरोज का मतलब होता है एबव द अर्थ सरफेस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड लॉगी का मतलब होता है इंडिकेटिंग साइंस। 37वें नंबर का टर्म है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी आपका ग्रीक वर्ड होता है, जिसमें क्लाइमा का मतलब होता है भीतर कंडीशन ऑफ ए रीजन, यानी कि क्लाइमेट भी आपका ग्रीक वर्ड होता है, जिसमें क्लाइमा का मतलब होता है भीतर कंडीशन ऑफ ए रीजन। 38वें नंबर का टॉपिक है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी भी आपका लैटिन ग्रीक वर्ड है, यानी पोमोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इन दोनों ही जो होते हैं वो लैटिन ग्रीक वर्ड होते हैं, जिसमें जो कि लैटिन ग्रीक वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स आपका सोशियस, यानी सोशियस आपका लैटिन वर्ड होता है एंड जिसका मतलब होता है सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन एंड ग्रीक वर्ड में क्या आता है तो लोकस, यानी सोशियोलॉजी में आपका लॉजी जो होता है आपका ग्रीक वर्ड होता है, सोशियो आपका क्या होता है तो आपका लैटिन वर्ड होता है, लैटिन कंपेनियन होता है, सोशियो का मतलब होता है कंपेनियन। 29वें नंबर का टर्मिनोलॉजी है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपका ग्रीक वर्ड होता है, जिसमें आइकोनोमिया का मतलब होता है आइकोस एंड जिसका मतलब होता है आइकास। आइकास का भी मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी कि इकोनॉमिक्स में क्या आता है तो इकोनॉमिक्स आपका ग्रीक वर्ड होता है, जो कि आइकोनोमिया वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें आइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। 40वें नंबर का टर्म है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी आपका ग्रीक वर्ड होता है, जिसमें साइकी का मतलब होता है सोल एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि साइकोलॉजी भी क्या होता है तो साइकोलॉजी भी आपका ग्रीक वर्ड होता है, जिसमें साइकी का मतलब होता है सोल एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी। 40वें नंबर का टर्म है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपका लैटिन वर्ड होता है, जिसमें कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन कम्युनिकेशन। 41वें नंबर का टर्म क्या है तो 41वें नंबर का टर्म है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपका लैटिन वर्ड होता है, जिसमें कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन। 42वें नंबर का टर्म है इंटरप्रेन्योर। 42वें नंबर का टर्म है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर आपका फ्रेंच वर्ड होता है, बुल्गराइजेशन आपका फ्रेंच वर्ड होता है एंड इंटरप्रेन्योर में आपका फ्रेंच वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है इंटरप्रीडरी, यानी इंटरप्रेन्योर का मतलब इंटरप्रेन्योर आपका फ्रेंच वर्ड होता है, जिसका अर्थ होता है इंटरप्रीडरी। नेक्स्ट 43 नंबर का जो टर्म है मैन्योर है। 43 नंबर का टर्म है मैन्योर। मैन्योर भी आपका फ्रेंच वर्ड होता है, यानी कि इंटरप्रेन्योर भी आपका फ्रेंच वर्ड होता है, मैन्योर भी फ्रेंच वर्ड होता है, बुल्गराइजेशन भी आपका फ्रेंच वर्ड होता है। मैन्योर में मोनो इभरर मोनो यूभरेर मैनो यूभरीर
पता नहीं कौन सा वर्ड है। विच मीन्स वर्क विथ सॉयल, जो कि सॉयल के साथ कार्य करता है। 24वें नंबर का टर्म है कंपोस्ट। कंपोस्ट भी आपका लैटिन वर्ड होता है जो कि कंपोनेयर वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पुट टूगेदर। यूनिट नंबर थर्ड क्या दिया है, तो यूनिट नंबर थर्ड में क्या दिया है, तो यूनिट नंबर थर्ड यानी कि नेम्रासुंडा का जो यूनिट नंबर थर्ड दिया है, इसमें क्या है, तो हिस्टोरिकल मोमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो हिस्टोरिकल मोमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर का जो प्राचीन ऐतिहासिक एग्रीकल्चर्स में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो ईयर्स एगो दिया है एक तरफ, दूसरी तरफ आपका इवेंट्स दिया है। तो 70 मिलियन ईयर्स एगो में क्या हुआ था, तो 70 मिलियन ईयर्स एगो में आपका अर्लीस्ट प्राइमेट का डिस्कशन किया गया था। प्रोसिमियंस का डिस्कशन किया गया था इन ट्री, यानी पौधों पर अर्लीस्ट प्राइमेट को विकसित हुए थे, यानी पौधों पर अर्लीस्ट प्राइमेट विकसित हुए थे एंड प्रोसिमियंस भी विकसित हुए थे। ऐसे 40 मिलियन ईयर से क्या हुआ था, तो 40 मिलियन ईयर से आपका इवोल्यूशन ऑफ मंकी एंड एप्स, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ मंकी एंड एप्स, यानी कि बंदर और लंगूर इन दोनों का इवोल्यूशन या फिर ओरिजिन जो है वो 40 मिलियन ईयर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 मिलियन ईयर से क्या हुआ था, तो 1.5 मिलियन ईयर से आपका फर्स्ट ट्रू मैन, जिसे हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं, इमर्ज्ड इन इंडोनेशिया एंड अफ्रीका, यानी कि 1.5 मिलियन ईयर से सर्वप्रथम आदमी का जिसका नाम होमो इरेक्टस था, यानी कि 1.5 मिलियन ईयर से में फर्स्ट ट्रू मैन, जिसे होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं, यह इंडोनेशिया और अफ्रीका में इसका इमर्जेंस हुआ था या फिर इसका उत्पत्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिलियन ईयर से होमो इरेक्टस माइग्रेटेड थ्रू ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स, यानी ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स के द्वारा होमो इरेक्टस माइग्रेट कर गए थे 1 मिलियन ईयर से में। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 0.8 मिलियन ईयर से क्या हुआ था, तो 0.8 मिलियन ईयर से आपका होमो इरेक्टस पॉपुलेटेड टेम्परेट रीजन्स, यानी कि 0.8 मिलियन ईयर से होमो इरेक्टस का पॉपुलेशन जो है वो टेम्परेट रीजन्स में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.5 मिलियन ईयर से क्या होता है, तो होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस लर्नड यूज एंड कंट्रोल ऑफ फायर, यानी 0.5 मिलियन ईयर से में होमो इरेक्टस, जिसे का नाम पेकिनेंसिस था, इन्होंने आग को जलाना और फिर आग को बुझाना सीखा था। यानी 0.5 मिलियन ईयर से में होमो इरेक्टस जो कि पेकिनेंसिस के नाम से जानते थे, इन्होंने सर्वप्रथम आग का आविष्कार किया था। ठीक, आग को जलाना, फिर आग को जो है उस पर नियंत्रण पाना भी 0.5 ईयर ईगो में देखने को मिला था। नेक्स्ट है 0.4 मिलियन ईयर ईगो में क्या हुआ था, तो मैन मेड सेटल्स आउट ऑफ ट्री ब्रांचेज, यानी ट्री ब्रांचेज के चारों तरफ शेल्टर को मनुष्य के द्वारा बनाया गया था। यानी कि 0.4 मिलियन ईयर ईगो में पौधे की शाखाओं के चारों तरफ शेल्टर को मनुष्य के द्वारा बनाया गया था, यानी कि मनुष्य के चारों तरफ, यानी मनुष्य के मैन मेड शेल्टर्स आउट ऑफ ट्री ब्रांचेज, यानी पेड़ के पौधे के चारों तरफ मनुष्य के द्वारा एक शेल्टर तैयार किया गया था। कब, तो 0.4 मिलियन ईयर एगो में। नेक्स्ट है क्या, तो 32,000 ईयर्स एगो में क्या हुआ था, तो 32,000 ईयर्स एगो में आपका क्रो मैग्नान मैन, जिसे हम होमो सैपियंस इमर्ज्ड इन यूरोप, यानी कि यूरोप में होमो सैपियंस का इमर्जेंस हुआ था, यानी कि यूरोप में होमो सैपियंस का इमर्जेंस हुआ था, जो कि क्रो मैग्नान मैन के नाम से जाना जाता है। 10,000 BC में क्या हुआ था, तो फर्स्ट पेल्ट एनिमल ऑफ ह्यूमन वाज डॉग फॉर हंटिंग इन ईरान एंड इजराइल, यानी इजराइल और ईरान में शिकार करने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा कुत्ते को पालतू बनाया गया था। यानी फर्स्ट पेल्ट एनिमल ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य द्वारा प्रथम बार पाला गया जो एनिमल था वो डॉग था। इसका प्रयोग इजराइल और ईरान में शिकार करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट 8700 BC में क्या होता है, तो 8700 BC में जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप, यानी शिप का डोमेस्टिकेशन कब हुआ था, तो भेड़ का डोमेस्टिकेशन 8700 BC में हुआ था। 7700 BC में क्या हुआ था, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट, यानी गोट का डोमेस्टिकेशन कब हुआ था, तो गोट का भी डोमेस्टिकेशन 7700 BC में हुआ था।
गोट का डोमेस्टिकेशन कब हुआ था? तो गोट का डोमेस्टिकेशन 7700 BC में हुआ था। 7500 BC में क्या हुआ था? तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी सभी प्रकार के क्रॉप्स यानी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कभी हुआ था? तो 7500 BC में आपका कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स हुआ था, जिसमें आपका व्हीट एंड बार्ले मेजर क्रॉप्स थे। यानी कि 7500 BC में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स का स्टार्टिंग कर दिया गया था, जिसमें आपका व्हीट एंड बार्ले को सर्वप्रथम उगाया गया था। 6000 BC में क्या हुआ था? तो 6000 BC में आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग्स यानी कि कैटल और पिग्स का डोमेस्टिकेशन 6000 BC में किया गया था। यानी 6000 BC में क्या हुआ था? तो 6000 BC में आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग्स किया गया, यानी कि पशु और सुअर का डोमेस्टिकेशन कब हुआ था? तो ये आपका 6000 BC में हुआ था। नेक्स्ट 4400 BC में क्या हुआ था? तो कल्टीवेशन ऑफ मेज यानी मेज का कल्टीवेशन कब हुआ था? तो मेज का कल्टीवेशन 4400 BC में हुआ था। यानी 4400 BC में क्या हुआ था? तो 4400 BC में आपका मेज का कल्टीवेशन हुआ था। 4000 BC में क्या हुआ था? तो 4000 BC में आपका कल्टीवेशन ऑफ राइस यानी राइस का कल्टीवेशन 4000 BC में हुआ था। 3500 BC में आपका कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो यानी पोटैटो का कल्टीवेशन कब हुआ था? तो पोटैटो का कल्टीवेशन 3500 BC में हुआ था। 3400 BC में आपका व्हील वाज इन्वेंटेड यानी पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार 3400 BC में हुआ था। 3000 BC में क्या हुआ था? 3000 BC में ब्रांज वाज यूज्ड टू मेक टूल्स यानी कि कांसा का प्रयोग सर्वप्रथम टूल्स बनाने के लिए किया गया था। कब? तो सन 3000 BC में किया गया था। 2900 BC में क्या हुआ था? तो प्लाऊ वाज इन्वेंटेड एंड इरीगेटेड फार्मिंग ऑफ वाटर इरीगेटेड फार्मिंग वाज स्टार्टेड यानी कि 2900 BC में पहिए 2900 BC में यानी 3400 BC में आपका पहिए का आविष्कार हुआ था। 2900 BC में आपका हल का आविष्कार हुआ था और उसी समय इरीगेटेड फार्मिंग जो है वो स्टार्ट किया गया था। 2700 BC में क्या हुआ था? तो डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क मोथ इन चाइना यानी चाइना में सिल्क मोथ का डोमेस्टिकेशन 2700 BC में स्टार्ट हुआ था। 2300 BC में क्या हुआ था? तो कल्टीवेशन ऑफ चिकपी पियर सारसन एंड काटन सारसन पियर चिकपी इन सभी का कल्टीवेशन 2300 BC में स्टार्ट हुआ था। यानी 2300 BC में कल्टीवेशन ऑफ चिकपी पियर सारसन एंड काटन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट टाइम 2200 BC में क्या होता है? तो 2200 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ फोल बुफेलो एंड एलिफेंट यानी कि 2200 BC में फोल बुफेलो एंड एलिफेंट का डोमेस्टिकेशन हुआ था। 1800 BC में क्या हुआ था? तो कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट जिसे हम रागी के नाम से जानते हैं। रागी का साइंटिफिक नेम इलिशियन क्रिकिना होता है। इलिशियन क्रिकिना होता है रागी इलिशियन क्रिकिना होता है। इल्यूसिन कोराकेना, ठीक, रागी का साइंटिफिक नेम होता है। रेक, इसके लिए ट्रिक क्या है? तो ट्रिक याद करना बहुत जरूरी है। रेक गलती हो गया था बिहार BHO में एक क्वेश्चन मेरा। रेक इल्यूसिन कोराकेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1725 BC में क्या हुआ था? तो कल्टीवेशन ऑफ सोरगम यानी सोरगम का कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ था? तो सोरगम का कल्टीवेशन 1725 BC में हुआ था। सोरगम किसका सबसे रिच सोर्स होता है? तो आयरन का सबसे अच्छा स्रोत कौन होता है? तो सोरगम होता है। नहीं, सोरगम किसका अच्छा स्रोत माना जाता है? तो सोरगम जो होता है वो आयरन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1500 BC में क्या हुआ था? तो 1500 BC में कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन एंड इरीगेशन थ्रू वेल्स एज स्टार्टेड यानी कि 1500 BC में शुगर कैन का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। यानी कि 1500 BC में शुगर कैन का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था और इरिगेशन थ्रू वेल्स एज स्टार्टेड यानी कुएं के द्वारा इरिगेशन जो किया जाता था उसको स्टार्ट कब किया गया था? तो 1500 BC में किया गया था। 1400 BC में क्या हुआ था? तो 1400 BC में आपका यूज ऑफ आयरन इन मिडल ईस्ट यानी मिडल ईस्ट में आयरन का सर्वप्रथम कब किया गया था? तो मिडल ईस्ट में यानी मध्य एशिया में आयरन का सर्वप्रथम प्रयोग 1400 BC में किया गया था। 1000 से 600 BC में क्या हुआ था? तो 1000 से 600 BC के बीच में एज ऑफ आयरन को नाम से जाना जाता है। यानी 1000 से लेके 600 BC तक एज ऑफ आयरन के रूप में जाना जाता था। आयरन प्लाउ शेयर एंड एक्स इन्वेंटेड यानी कि आयरन प्लाउ शेयर यानी आयरन से संबंधित जो प्लाउ का शेयर था एंड उसका एक्स था, इसका आविष्कार किया गया था 1000 से 6000 BC के बीच में। क्रॉप कल्टीवेशन इन पंजाब उत्तर प्रदेश एंड बिहार यानी पंजाब उत्तर प्रदेश और बिहार में जो क्रॉप का कल्टीवेशन है वो 1000 से 6000 BC में हुआ था। नेक्स्ट है 543 से 491 BC में क्या हुआ था? तो रेफरेंस टू फार्मिंग ऑपरेशन इन कुल्लाबग्गा एंड महाबग्गा बुद्धिस्ट यानी 443 से 491 BC में रेफरेंस टू फार्मिंग ऑपरेशन इन कुल्लाबग्गा एंड महाबग्गा एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली यानी पाली में बुद्धिस्ट के साहित्य को लिखा गया था और जो ऑपरेशन यानी फार्मिंग ऑफ ऑपरेशंस जिसमें जो कि कुल्लाबग्गा एंड महाबग्गा में देखने को मिला था। यानी कि कुल्लाबग्गा एंड पालियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया था यानी कि
बुद्धिस्ट के द्वारा जो पाली में साहित्य लिखा गया था, उसी के कुल्लाबग्गा एंड महाबग्गा साहित्य में ऑपरेशन यानी फार्मिंग ऑपरेशन से यानी कि फार्मिंग ऑपरेशंस के रेफरेंस को देखा गया था। कब? 443 से 491 ईसा BC बिफोर कस्ट के रूप में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 760 से यानी कि 760 से 800 AD में क्या हुआ था? तो 760 से 800 AD के बीच में आपका पर्शियन व्हील वाज अराघट्टा इन इंडिया। पर्शियन व्हील यूज्ड अराघट्टा इन इंडिया यानी कि 760 से 800 एनो डोमिनी में पर्शियन व्हील का प्रयोग अराघट्टा के रूप में किया गया था। कहाँ पर? हमारे भारत में। नेक्स्ट है 900 से 1000 AD के बीच में क्या हुआ था? तो ये 900 से 1000 AD के बीच में कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीकट एंड टैंक्स यानी कि एनीकट्स एंड टैंक का कंस्ट्रक्शन कब हुआ था? तो 900 से 1000 BC में होता है। यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीकट एंड टैंक्स का यानी एनीकट्स एंड टैंक्स का कंस्ट्रक्शन कब हुआ था? तो 900 से 1000 AD में हुआ था। कृषि पराशरा एंड कृषि आयुर्वेदा मैनुअल्स ऑन एग्रीकल्चर एंड बॉटनी रिटेन ए टेक्स्ट बुक ऑन एग्रीकल्चर वाज प्रिपेयर्ड बाय कश्यपा बाय द नेम कृषि सूक्ति। फिर से 900 से 1000 AD में क्या हुआ था? तो 900 से 1000 एनो डोमिनी में कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीकट्स एंड टैंक्स यानी कि एनीकट्स एंड टैंक्स का कंस्ट्रक्शन कब हुआ था? तो 900 से 1000 AD में हुआ था। और कृषि पराशरा का भी कंस्ट्रक्शन कब हुआ था? तो 900 से 1000 AD में हुआ था। एंड कृषि आयुर्वेदा का भी कंस्ट्रक्शन 900 से 1000 AD में हुआ था। मैनुअल्स ऑन एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर से संबंधित जो मैनुअल्स था इसका भी स्टेब्लिशमेंट 900 से 1000 AD में हुआ था। एंड बॉटनी रिटेन ए टेक्स्ट बुक ऑन एग्रीकल्चर यानी कि ए टेक्स्ट बुक ऑन एग्रीकल्चर जो बॉटनी लिखा गया था वो भी 900 से 1000 AD में लिखा गया था। वाज प्रिपेयर्ड बाय कश्यपा बाय द नेम कृषि सूक्ति यानी कि ए टेक्स्ट बुक ऑन एग्रीकल्चर वाज प्रिपेयर्ड बाय कश्यपा बाय द नेम कृषि सूक्ति यानी कि एक टेक्स्ट बुक ऑन एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर पे एक टेक्स्ट बुक लिखा गया था जो कि कश्यप के द्वारा लिखा गया था और इसका नाम बाद में कृषि सूक्ति रखा गया। फिर से कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीकट्स एंड टैंक्स कृषि पराशरा एंड वृक्षा आयुर्वेदा मैनुअल्स ऑन एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर का जो मैनुअल था उसमें कृषि आयुर्वेदा वृक्षा आयुर्वेदा एंड कृषि पराशरा इन सभी के मैनुअल्स वो एग्रीकल्चर से संबंधित जो मैनुअल था जिसका नाम कृषि पराशरा था और वृक्षा आयुर्वेदा था, यह एनीकट्स एंड टैंक के कंस्ट्रक्शन में प्रयोग किया गया था। इसके बाद बॉटनी रिटेन ए टेक्स्ट बुक ऑन एग्रीकल्चर, एक बॉटनी लिखी गई थी। फिर से बॉटनी रिटेन ए टेक्स्ट बुक ऑन एग्रीकल्चर वाज प्रिपेयर्ड बाय कश्यपा बाय द नेम ऑफ कृषि सूक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था? तो 15वीं शताब्दी एनो डोमिनी में क्या हुआ था? तो 15th सेंचुरी एनो डोमिनी में आपका कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज, सावर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल एंड पोमग्रेनेट यानी 4 फ्रूट क्रॉप का कल्टीवेशन 15वीं शताब्दी में हुआ था। यानी 15वीं शताब्दी में स्वीट ऑरेंज का कल्टीवेशन किया गया था, सावर ऑरेंज का कल्टीवेशन किया गया था, वाइल्ड ऑरेंज का कल्टीवेशन किया गया था, पोमग्रेनेट का कल्टीवेशन किया गया था। इसके लिए ठीक क्या बनेगा? तो SSWP यानी कि 15वीं सेंचुरी यानी 15वीं शताब्दी एनो डोमिनी में क्या हुआ था? तो 15वीं शताब्दी एनो डोमिनी में आपका कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज, सावर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल, पोमग्रेनेट का 15वीं शताब्दी एनो डोमिनी में कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज, सावर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल, पोमग्रेनेट। नेक्स्ट है 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था? तो 16वीं शताब्दी एनो डोमिनी में क्या हुआ था? तो 16वीं शताब्दी एनो डोमिनी में इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप्स इन इंडिया, हमारे भारत में कई क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन 16वीं शताब्दी एनो डोमिनी में किया गया था। किसके द्वारा? तो पुर्तगीज के द्वारा। दे आर पोटैटो, जिसके अंतर्गत आपका पोटैटो क्रॉप था, स्वीट पोटैटो था, एरो रूट था, कसावा था, टोमेटो था, चिली था, पम्पकिन था, पपीता था, पाइनएप्पल था, गुआवा था, कस्टर्ड एप्पल था, ग्राउंड नट था, कैश्यू नट था, टोबैको था, अमेरिकन काटन था, रबर था। यानी रबर हो गया, अमेरिकन काटन हो गया, टोबैको हो गया, कैश्यू नट हो गया, ग्राउंड नट हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, पाइनएप्पल हो गया, पपीता हो गया, पम्पकिन हो गया, चिली हो गया, टोमेटो हो गया, कसावा हो गया, एरो रूट हो गया, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। यानी कि
एस स्वीट ऑरेंज, सावर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल, पोमग्रेनेट, इन सभी का कल्टीवेशन 15वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था और 16वीं शताब्दी में आपका बहुत सारे क्रॉप्स का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। 1550 एडी में क्या हुआ था, तो 1550 एडी में आपका पुर्तगीज इंट्रोड्यूस्ड ग्राफ्टिंग टेक्निक इन हॉर्टिकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर में ग्राफ्टिंग टेक्निक का इंट्रोडक्शन पुर्तगीज के द्वारा 1550 एनो डोमिनी में हुआ था। 1795 एनो डोमिनी में क्या हुआ था, तो फ्लोरा इंडिया पब्लिश्ड लेफ्टिनेंट विलियम फ्रेजर स्टार्टेड स्टडी फार्म एट पूसा बिहार टू ब्रीड हॉर्स, यानी कि 1795 एनो डोमिनी में फ्लोरा इंडिया पब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, तो लेफ्टिनेंट विलियम फ्रेजर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। स्टार्टेड स्टडी फार्म कहाँ पर, तो यह स्टडी फार्म एट पूसा बिहार टू ब्रीड हॉर्स, यानी हॉर्स ब्रीड यानी कि घोड़े के नस्ल टू में जो कि संबंधित था ब्रीड हॉर्स ब्रीड से संबंधित था। फिर से फ्लोरा इंडिया पब्लिश्ड, यानी फ्लोरा इंडिया का पब्लिश किया गया था, तो फ्लोरा इंडिया पब्लिश्ड 1795 एनो डोमिनी में, जो कि लेफ्टिनेंट विलियम फ्रेजर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। स्टडी फार्म कहाँ पर, तो लोकेशन क्या था, तो स्टडी फार्म एट पूसा बिहार टू ब्रीड हॉर्स था। 1820 एडी में क्या होता, तो 1820 एनो डोमिनी में GL प्लानी कंस्ट्रक्टेड वेस्टर्न जमुना कैनाल, यानी कि पश्चिमी जमुना कैनाल का कंस्ट्रक्शन किसने किया था, तो पश्चिमी जमुना कैनाल का कंस्ट्रक्शन जो है वो GL प्लानी ने किया था। कब, 1820 एनो डोमिनी में। 1824 एनो डोमिनी में क्या हुआ था, तो जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर बेज पब्लिश्ड, यानी कि 1824 एनो डोमिनी में जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पब्लिश किया गया था, यानी कि जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का पब्लिश किया गया था, तो 1824 एनो डोमिनी में किया गया था। नेक्स्ट 1845 एनो डोमिनी में क्या हुआ था, तो अकरेंस ऑफ आयरिश फेमाइन ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण जो आयरिश फेमाइन आया था 1845 एनो डोमिनी में, उसके अकरेंस से संबंधित था। 1865 एनो डोमिनी में क्या होता है, तो फेमाइन इन बंगाल एंड उड़ीसा 15 लाख पीपल इज डाइड, यानी 1865 एनो डोमिनी में बंगाल और उड़ीसा इन दोनों जगह अकाल पड़ा था, जिसके अंतर्गत 15 लाख पीपल जो है वो मर चुके थे। 1868 से 1869 एनो डोमिनी में क्या हुआ था, तो अकरेंस ऑफ सेवर फेमाइन, यानी कि बहुत सारे फेमाइन कब देखने को मिला था, तो यह 1868 से 1869 एनो डोमिनी के बीच में देखने को मिला था। नेक्स्ट सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, यानी कि मॉडर्न एग्रीकल्चर के जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज।